बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से शक्ति, सत्ता, वैधता जो औचित्यपूर्णता के रूप में मानी जाती है, किस प्रकार से उच्च पदाधिकारी निम्न अधिकारियों को अपने आदेश जारी करके, आदेशों का निर्वहन करके प्रशासन का संचालन किया जाता है। आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शक्ति एवं सत्ता का वैधानिक रूप या औचित्यपूर्णता को देखा जाता है। इसके बाद देखिए, आपका जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी नागरिकता। सामान्यतः देश में रहने वाले सभी नागरिक यह मानते हैं कि उन्हें देश की नागरिकता प्राप्त है और राज्य के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का वो उपयोग करते हैं। राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, सरकार के द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन्हें स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं इत्यादि बहुत कुछ ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाता है या संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता है तो राज्य में रहने वाले सभी नागरिक नागरिकता प्राप्त नहीं होते। विशेष तौर से कुछ विद्वान जो प्राचीन विचारक हैं, उन्होंने भी नागरिकता को परिभाषित किया है। जैसे सबसे पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के तहत इस बात का निर्धारण किया कि राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं और राज्य की नीतियों का समर्थन करते हैं, वो नागरिक होते हैं। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी इसी प्रकार से परिभाषित किया है कि राज्य के जो नागरिक राज्य के कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं और राज्य के द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उन्हें अपन नागरिक कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए, कुछ और भी हैं जैसे कि रूसो है, मैकाइवर है, मैक्स वेबर है इत्यादि ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राज्य में रहने वाले नागरिक जिन्हें राज्य के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के कार्यों में जनता की भागीदारी होती है, वो व्यक्ति नागरिकता के पात्र होते हैं। विशेष तौर से अपन मानते हैं कि लॉस्की ने भी परिभाषित रूप में कहा है कि राज्य में रहने वाले नागरिकों को राज्य के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बदले में नागरिकों के द्वारा राज्य के द्वारा जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उनका जब निर्वहन किया जाता है तो उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। लेकिन सामान्यतः अपन मानते हैं नागरिक और नागरिकता में अंतर क्या होता है। सामान्यतः कुछ लोग इस बात को मानते हैं नागरिक और नागरिकता में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन मानते हैं कि नागरिक और नागरिकता में विशेष अंतर पाया जाता है। जैसे कि नागरिक तो अपने देश में रहने वाले वे सभी होते हैं जिसमें विदेशी भी शामिल होते हैं। विदेशों से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो या तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हों या भ्रमण करने के लिए आए हों या किसी विशेष व्यापारिक क्षेत्र के लिए आए हों, उन्हें भी अपन नागरिकों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। साथ साथ अपन यह कह सकते हैं कि नागरिक तो केवल वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य नागरिक अधिकार या जिन्हें अपन सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं, जिसके तहत अपन समानता है, स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शिक्षा प्राप्त करने की बात आती है, या अपन ये कह सकते हैं कि अपनी भाषा या संस्कृति को रखने की बात आती है, अपने धर्म को सुरक्षित रखने की बात आती है। यहाँ तक सभी नागरिकों को, चाहे वे अपने देश के नागरिक हो या वह विदेशी नागरिक हो, राज्य सभी के संरक्षण की और सभी को सुविधाएं प्रदान करने की यानी कि विशेष तौर से चेष्टा करता है या उन्हें प्रदान करता है। लेकिन नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें इन सामाजिक अधिकार यानी कि समानता है, स्वतंत्रता है, शिक्षा है, संस्कृति है, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इन क्षेत्रों में तो विकास करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, भ्रमण की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इनके साथ साथ उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। राजनीतिक अधिकारों के तहत अपन ये मानते हैं कि राजनीतिक अधिकार ऐसे कौन कौन से हैं जो केवल नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि राज्य के द्वारा जो निर्धारित आयु सीमा है, उसके आधार पर कुछ नागरिकता के प्रमाण यानी निर्धारित किए गए हैं। जैसे अपन ये मानते हैं, जैसे मत देने का अधिकार है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन प्रणाली एक आवश्यक तत्व होती है और निर्वाचन के आधार पर सरकार का गठन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त है उसे मत देने का यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर मत देने का उन्हें अधिकार प्राप्त यानी प्रदान किया जाता है या उन्हें प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है उसको निर्वाचित होने का अधिकार। जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान होती है
या जो नागरिकता प्राप्त होते हैं उन्हें निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात एक निश्चित आयु सीमा प्राप्त करने और राज्य के प्रति भक्ति भाव रखते हुए, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान रखते हुए जो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अगर नागरिकता रखता है तो उसके लिए एक और अधिकार प्रदान किया गया है कि राजकीय सेवाओं में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है, एक निश्चित योग्यता के आधार पर जो निर्धारित राज्य के द्वारा की जाती है और उसी के आधार पर उन्हें चयनित परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या अन्य नियमों के आधार पर उन्हें सरकारी सेवाओं में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा एक चौथा और महत्वपूर्ण जो अधिकार है, जो जिसे अपन कह सकते हैं कि यह केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो नागरिकता प्राप्त होते हैं, उनको एक अधिकार और प्रदान किया जाता है, वह है सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। यदि किसी नागरिक को ऐसा प्राप्त होता है या किसी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को ऐसा आभास होता है कि राज्य की नीतियां व्यक्ति के अधिकारों के अनुकूल नहीं है या सार्वजनिक विकास के कार्यों का उन्मूलन या उनका विकास इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, या कोई ऐसी नीतियां निर्धारित की गई हैं जो राज्य के विरुद्ध भी हो और व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध भी हो, ऐसी स्थिति में नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह सरकार की नीतियों का विरोध करता हो, लेकिन इस प्रकार के आंदोलन या संगठन इस प्रकार से निर्धारित किए जाते चाहिए जिसमें कि हिंसात्मक गतिविधियां नहीं हो और राष्ट्र विरोधी किसी प्रकार के कोई भाषण शैली का उपयोग नहीं किया गया हो। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों में यह अंतर हो जाता है कि नागरिक और नागरिकता में कि नागरिक तो केवल वे होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इन्हें अपन सामाजिक अधिकार भी कहते हैं, जिसके तहत यानी कि समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, आर्थिक, जीवन जीने का इत्यादि, भ्रमण करने का, भाषण अभिव्यक्ति, इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान की गई है या इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन नागरिकता यानी प्राप्त व्यक्तियों को इन अधिकारों के साथ साथ यानी सामाजिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिन्हें अपन 4 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि मत देने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, राजकीय सेवाओं में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। लेकिन विशेष तौर से अब समस्या ये आती है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिक कुछ विदेशी भी होते हैं और कुछ अपने देश के भी होते हैं जिन्हें नागरिकता प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति विदेशों में रहते हैं उन्हें किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्य किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग व्यवस्था है। जैसे कि अपन मानते हैं कि अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष अगर लगातार निवास करता हो तो उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। सऊदी अरब जैसे राष्ट्रों में यदि अगर कोई व्यक्ति अगर 2 साल से अधिक अगर रहता हो तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कुछ राज्यों में यह निर्धारित है कि कुछ निर्धारित समय तक यदि रहता हो तो वहाँ पर उस देश की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे कि भारत में यदि 7 वर्ष तक लगातार कोई व्यक्ति रहता हो तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी हैं, जैसे कि गोद लेने संबंधी 2 प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। एक तो है विदेशियों को प्राप्त नागरिकता और एक होती है जन्मजात नागरिकता। विदेशियों को प्राप्त नागरिकता के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकों को अपने देश की नागरिकता जिन सिद्धांतों के आधार पर या जिन नियमों के आधार पर की जाती है उनका पूरा होना अति आवश्यक है। लेकिन जन्म के आधार पर कुछ व्यक्तियों को जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो इस बात का निर्धारण करती है कि या तो उनके माता पिता उस देश के निवासी हो और यदि माता पिता नहीं हो, चाहे उसका बच्चा किसी भी देश में नागरिकता प्राप्त हो, लेकिन उन्हें माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से गोद लेने संबंधी नागरिकता का है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद लेता है जिसके संतान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने मूल देश की नागरिकता समाप्त करके जो व्यक्ति उसे गोद लेता है या उनके माता पिता माने जाते हैं, उन्हें संरक्षक माने जाते हैं, उस देश की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाती है। कुछ एक अलग से और भी निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता का परित्याग करना चाहता हो और अन्य देश की नागरिकता प्रदान करना चाहता हो या प्राप्त करना चाहता हो तो उसे भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। कुछ ऐसे भी नियम निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जिस राष्ट्र की नागरिकता अपन प्राप्त करते हैं
उस देश के संविधान के प्रति आस्था का होना आवश्यक है, उसकी राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना आवश्यक है और वहाँ की भाषा एवं संस्कृति के साथ उसके यानी कि लगाव होना आवश्यक है और उसको प्रति श्रद्धा रखता हो। इस प्रकार की व्यवस्था भी निर्धारित। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी भी चीज़ है कि कोई व्यक्ति को नागरिकता ऐसी स्थिति में भी प्रदान कर दी जाती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक यदि यहाँ पर रहता हो और उसके पूर्वज यहाँ रहे हो तो उन्हें भी उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। सामान्यतः अपन यह कह सकते हैं कि अपने देश में विदेशी राजदूत भी रहते हैं लेकिन उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन पर केवल उन्हीं देशों के कानून लागू होते हैं जिस देश के वो मूल निवासी हैं और उन्हें वहीं की नागरिकता होती है। अपन के देश में रहने वाले या अपने देश में रहने वाले उन विदेशी राजदूतों पर अपने देश का संविधान और कानून लागू नहीं होता। जहाँ पर लागू नहीं होता तो उन्हें अपन यहाँ की नागरिकता कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की जो कुछ शर्तें हैं उसमें दो महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित हैं। एक तो है आपकी जन्मजात नागरिकता जो जन्म के आधार पर ही निर्धारित कर दी जाती है, चाहे उसका कहीं भी जन्म हुआ हो, माता पिता के देश की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है। एक होता है विदेशियों को प्राप्त नागरिकता। विदेशियों को प्राप्त नागरिकता के आधार पर यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हो लेकिन अपने देश में या तो वह श्रद्धा के आधार पर संविधान के प्रति आस्था रखता हो, लंबे समय तक रह रहा हो, अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो, वैवाहिक संबंध के आधार पर यदि पति उस देश का हो और पत्नी अगर दूसरे देश की है तो उसे पत्नी के देश की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि कोई भारत का कोई भी नागरिक यदि अमेरिका की किसी महिला से विवाह करती है और विवाह करने के बाद में विवाह करता है और विवाह के बाद में दोनों ही अगर भारत में रहते हैं तो एक निश्चित समय के बाद उस महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें दे रखी हैं कि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता का परित्याग कैसे कर सकता है। तो इसके लिए भी निर्धारित है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल देश की नागरिकता अगर छोड़ना चाहता है और किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसके बाद देखिए कि निश्चित समय तक देश से पलायन होने पर उस नागरिक की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। या अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता समाप्त करने के लिए यह भी है कि वह किसी विदेश से कोई सम्मानजनक उपाधि प्राप्त कर चुका हो। ऐसी स्थिति में भी अपने देश के नागरिकों से उसे नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसके अलावा देखिए कि यदि कोई महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह संबंध स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति में भी महिला यदि पति के साथ रहती है तो उसे अपने मूल देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए कि कुछ दंडनीय अपराध या देश से निष्कासित व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो जघन्य अपराध में लिप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उसे देश से जब निष्कासित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी शर्तें हैं और नागरिकता की समाप्ति किन आधारों पर की जाती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और अपन ये मानते हैं कि नागरिकता और नागरिक दोनों में विशेष अंतर होता है और दोनों को अंतर स्पष्ट करने के लिए उन्हें सामाजिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जिन्हें नागरिकता प्राप्त होती है उन्हें सामाजिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा कि आदर्श नागरिकता की शर्तें क्या होती हैं, नागरिकता प्राप्त करने के साथ साथ में नागरिकता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।